जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है MPESB PNST प्री नर्सिंग एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि साथियों आपके 10 जुलाई के एग्जाम के लिए जो है काफी ही इंपोर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों कि क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं। क्वेश्चन यहाँ पे साथियों आपसे पूछे गए कि यदि तार के एक लूप को एक समान चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखा जाता है तो लूप से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स होता है। चलिए बताइएगा। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में साथियों 100% छपने वाले हैं। तो ये इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से याद करके ही जाइएगा। और बताएंगे आप यहाँ पे कि यदि तार से एक लूप को एक समान चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखा जाता है तो लूप से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स जो है ये होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब सी कीजिएगा, शून्य होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि त्रिज्या आर वाले एक गोलीय चालक की विद्युत धारिता किसके सीधे अनुपातिक होती है। चलिए बताएंगे कि त्रिज्या आर वाले एक गोलीय चालक की विद्युत धारिता किसके सीधे अनुपातिक होती है। तो याद रखेंगे ये आर के बराबर होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा, आर के होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और प्रश्न पूछा है कि एक सामान्य धात्विक चालक में लगाए गए विद्युत क्षेत्र के तहत मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग किस कोटि का होता है। तो याद रखेंगे कि एक सामान्य धात्विक चालक में लगाए गए विद्युत क्षेत्र के तहत मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग किस कोटि का होता है। तो ये हो जाएंगे मेरे भाई किस कोटि का। तो आप बताएंगे ये 4-4 यहाँ पे 10-4 मीटर प्रति सेकेंड के हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा आप सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं आप लोगों से, निम्नलिखित में से कौन ओम के नियम का पालन नहीं करता। चलिए बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन है जो कि ओम के नियम का पालन नहीं करता। तो यहाँ पे आप 4th नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या लगाएंगे। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे अर्धचालक डायोड। ऑप्शन यहाँ पे आप जो है सी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए विद्युत धारा घनत्व है एक। चलिए बताएंगे कि विद्युत धारा घनत्व हो जाएंगे एक। तो विद्युत धारा घनत्व जो है ये आपके सदिश राशि है। ऑप्शन बी को आप सही जवाब करेंगे, सदिश राशि होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न पूछे गए हैं आप लोगों से कि विद्युत क्षेत्र ई और चुंबकीय क्षेत्र बी दोनों में वेग भी से गति कर रहे आवेग क्यू द्वारा अनुभव किया जाने वाला विद्युत चुंबकीय बल एफ होता है। तो यहाँ पे आप 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाइए क्या होगा। तो 6 का आप सही जवाब ऑप्शन ए को करेंगे साथियों। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं आप लोगों से 7th नंबर क्वेश्चन कि एक ग्लेवनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए इसके साथ जो है क्या जोड़ा जाना चाहिए। तो एक ग्लेवनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए इसके साथ क्या जोड़ा जाना चाहिए। तो यहाँ पे आप 7th नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी कीजिएगा। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न पूछे गए कि भंवर धाराओं के निर्माण का उपयोग निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग में किया जाता है। तो भंवर धाराओं के निर्माण का उपयोग निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे 8 क्वेश्चन का सही जवाब बी कीजिएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है 9th नंबर क्वेश्चन की एक ट्रांसफार्मर का उपयोग किसके वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के लिए जो है किया जा सकता है। तो आप बताएंगे कि एक ट्रांसफार्मर का उपयोग किसके वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के लिए किया जाता है। तो आप बताएंगे केवल प्रत्यावर्ती धारा को। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी कीजिएगा इस क्वेश्चन का आप सही जवाब याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे
और प्रश्न पूछे गए हैं कि कौन सी घटना प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति की पुष्टि करती है। चलिए बताइएगा कि कौन सी घटना प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति की पुष्टि करती है। तो यहाँ पे आप सही जवाब ऑप्शन सी कीजिएगा, ध्रुवन होगा। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि आवृत्ति भी के प्रकाश से जुड़े फोटोन की ऊर्जा ई किस सूत्र द्वारा दी जाती है। तो आवृत्ति भी के प्रकाश से जुड़े फोटोन की ऊर्जा ई किस सूत्र द्वारा दी जाती है। तो ये दिए जाते हैं आपके किससे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी कीजिएगा, ई बराबर एच भी से। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है साथियों सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और प्रश्न है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए प्रकाश को एक डैश माध्यम से डैश माध्यम में यात्रा करनी हो चाहिए। तो आप बताएंगे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए प्रकाश को एक डैश माध्यम से डैश माध्यम में यात्रा करनी चाहिए। तो आप बताएंगे ये करनी चाहिए संघन और विरल में। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही जवाब होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं और यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन है कि जब प्रकाश जल से कांच में प्रवेश करता है तो अपवर्तित किरण झुकती है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। और मेरे भाई आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को एक बार आप जरूर लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताएंगे आप यहाँ पे कि जब प्रकाश जल से कांच में प्रवेश करता है तो अपवर्तित किरण जो है झुकती है। तो ये झुकते हैं मेरे भाई अभिलंब की ओर। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा सही जवाब, अभिलंब की ओर। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और प्रश्न पूछा है कि जब एक अवतल दर्पण को जल के भीतर रखा जाता है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो आप बताएंगे कि जब एक अवतल दर्पण को जल के भीतर रखा जाता है तो इसकी फोकस दूरी जो होगा ये आप सभी लोगों का अपवर्तित रहती है। ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश विद्युत प्रवाह में उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा किस पर जो निर्भर करती है। तो प्रकाश विद्युत प्रवाह में उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। तो ये निर्भर करते हैं किस पे, तो आपतित प्रकाश की आवृत्ति पे। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे दिए गए क्वेश्चन आप लोगों से कि वेग v से गति कर रहे द्रव्यमान m के कण की दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य I किसके द्वारा जो दी जाती है। तो यहाँ पे आप 70 का सही जवाब ऑप्शन जो है यहाँ पे बी कर लीजिएगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 80 नंबर और 80 नंबर क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जब दो आवेशों को परावैद्युतांक के वाले माध्यम में रखा जाता है तो उनके बीच का जो स्थित वैद्युत बल है ये निर्वात की तुलना में क्या होगा। तो जब दो आवेशों को परावैद्युतांक के वाले माध्यम में रखा जाता है तो उनके बीच का स्थित विद्युत बल निर्वात की तुलना में क्या होगा। तो आप बताएंगे इनकी निर्वात की तुलना में 1 किलो गुना घट जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न पूछे गए हैं कि एक आवेशित संधारिता में संचित विद्युत ऊर्जा कहाँ निहित होती है। तो एक आवेशित संधारिता में संचित विद्युत ऊर्जा कहाँ निहित होती है। तो यहाँ पे 19 का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा, प्लेटों के बीच के विद्युत क्षेत्र में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे। क्वेश्चन पूछा है कि किसी विद्युत परिपथ की संधि पर किस चौप का पहला नियम किसके संरक्षण का कथन है। तो याद रखेंगे कि किसी विद्युत परिपथ की संधि पर कीर चौप का पहला नियम किसके संरक्षण का कथन होगा। तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग का आवेश के। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, आवेश के होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 21 क्वेश्चन है कि यौगिक XeF4 में जीनोन
की संख्या जो है ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? तो यौगिक XEF4 में जिनोन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? तो याद रखेंगे 21 क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे +4। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी जो है सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 22 नंबर क्वेश्चन दिए गए कि संक्रमण धातु आयन जलीय विलयनों में सामान्यतः किसके कारण जो है चमकीले रंग प्रदर्शित करते हैं? तो संक्रमण धातु आयन जलीय विलयनों में सामान्यतः किसके कारण चमकीले रंग प्रदर्शित करते हैं? तो यहाँ पे 22 क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे क्या करेंगे? तो 22 क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, डी संक्रमण हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और यहाँ पे 23 क्वेश्चन है कि एल्डिहाइड और कीटोन से एल्केन बनाने के लिए क्लोरोमेंसम ऑफ चयन में किस अभिकर्मक का उपयोग जो है किया जाता है? तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 24 क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन है कि एल्डिहाइड समूहों का पता लगाने के लिए प्रयुक्त होने वाला टाइलोन अभिकर्मक रासायनिक रूप से क्या है? तो रासायनिक रूप से ये हो जाएंगे क्या यहाँ पे? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 25 क्वेश्चन और क्वेश्चन पूछे गए हैं कि एल्डोल संघनन केवल उन एल्डिहाइड और कीटोन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जिनमें होता है। तो एल्डोल संघनन केवल उन एल्डिहाइड और कीटोन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जिनमें होता है। तो आप बताएंगे जिनमें यहाँ पे कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 27 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि प्राकृतिक रबर का एक एकलक है। तो प्राकृतिक रबर का एक एकलक जो है यहाँ पे क्या होगा? तो 27 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी कीजिएगा, ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है, प्रश्न पूछा है आप लोगों से यहाँ पे कि प्रोटीन में अमीनो अम्ल इकाइयों को एक साथ जोड़ने वाला पेप्टाइड बंध किसके बीच जो है जुड़ा हुआ है? तो प्रोटीन में अमीनो अम्ल यहाँ पे इकाइयों को एक साथ जोड़ने वाला पेप्टाइड बंध किसके बीच का जुड़ाव है? तो यहाँ पे आप जो है 28 का सही जवाब क्या लगाएंगे? तो 28 का सही जवाब बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे 29 क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछे गए कि अल्कोहल में अंतर करने के लिए प्रयुक्त ल्यूकोस परीक्षण में कौन सा अल्कोहल सबसे तेजी से धुंधलापन जो है उत्पन्न करता है? तो याद रखेंगे यहाँ पे हो जाएंगे तृतीयक अल्कोहल, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं। प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऋण यनिक लिगेंड है? तो निम्नलिखित में से कौन सा ऋण यनिक लिगेंड हो जाएंगे? तो यहाँ पे हो जाएंगे आपके साइनो, ऑप्शन डी कीजिएगा, साइनो होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे दिए गए हैं 31 क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सी अधातु दहन के लिए जो है नितांत आवश्यक है? तो निम्नलिखित में से कौन सी अधातु दहन के लिए नितांत आवश्यक होगा? तो यहाँ पे ऑक्सीजन हो जाएगा, ऑप्शन आप बी जो है सही जवाब करेंगे, ऑक्सीजन हो जाएंगे, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है। प्रश्न पूछा है कि एल्डिहाइड और कीटोन में कार्बोनिल समूह का कार्बन परमाणु होता है। तो एल्डिहाइड और कीटोन में कार्बोनिल समूह का कार्बन परमाणु होता है। तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग का sp² संकरित, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए। प्रश्न पूछा है कि साबुन कठोर जल में घुलनशील अवक्षेप बनाता है, इसका मुख्य कारण जो है किसकी उपस्थिति है? तो आप बताएंगे ये हो जाएंगे कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन का, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।